हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, फिजिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं एक विमी गति और आज का यह वीडियो हमारा 7वां वीडियो है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इसकी जो 6वां वीडियो था उसमें हमने समाकलन विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरण को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हमने डिराइव किया था। आज हम गति के तीनों समीकरण को एक नई विधि जिसे हम ग्राफिकल मेथड या ग्राफी विधि कहते हैं, इसके द्वारा हम इन तीनों समीकरण को प्रतिपादित करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे समझते हैं। इस ग्राफी विधि को समझने के लिए पहले हमको एक ग्राफ को अच्छे से समझना पड़ेगा। माना कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण a के साथ गति कर रही है। इस वस्तु का वेग जो हमने बनाया है, यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसके y अक्ष पे आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है और x अक्ष पे आपको टाइम मतलब समय आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जरा इसको अच्छे से समझते हैं। चूंकि यह एक समान गति का ग्राफ है, इसीलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो वेग में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, जिस रेशियो में आपका टाइम आगे बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपको वेग भी आगे बढ़ता नजर आएगा। और इसीलिए इसे हम एक समान त्वरित गति कह रहे हैं। वस्तु को हम एक समान त्वरित गति कहेंगे। अर्थात किसी भी मोमेंट पे अगर मैं त्वरण निकालूं तो उसमें मैं वेग में परिवर्तन देखूंगी, बटे में समय लिखूंगी, समय में कितना परिवर्तन है करके। तो इसीलिए जब रेशियो निकालूंगी दोनों का, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, तो इसमें हमेशा वैल्यू जो है वो बराबर आएगी। इसीलिए तो कहा गया एक समान त्वरण, है ना। इसके अनुसार वस्तु जो है गतिशील है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका जो वस्तु है वो ए बिंदु से, उसका मान लेते हैं प्रारंभिक वेग जो है वो u है। ए बिंदु पर वस्तु का वेग कितना है? u है और वह एक समान त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है और t समय के पश्चात वस्तु का जो वेग है वो b पर पहुंच चुका है और उस समय उसका वेग जो है वो v हो जाता है। मतलब अंतिम को अगर मैं वेग देखूं तो v है और प्रारंभिक वेग देखूं तो u है। वहीं समय में देखें तो समय जो है स्टार्टिंग में मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ समय को, और समय कितना ले रही हूँ? t तक, है ना। t समय में वस्तु का जो वेग है वो u से वो v हो जाता है। इस ग्राफ को अगर हम और ध्यान से देखें तो इसमें बिंदु B से दो लंब खींचे गए हैं, BC और BE, क्रमशः एक समय पर, BC जो है वो समय पर और BE जो है वो वेग अक्ष पर डाला गया लंब है। आप ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। अतः OA द्वारा प्रारंभिक वेग तथा BC द्वारा अंतिम वेग हम दर्शा सकते हैं और समय अंतराल जो है वो OC मतलब जो T जो समय अंतराल है वो आपको इस ग्राफ के थ्रू आप दर्शा सकते हैं। ग्राफ को आप बिल्कुल माइंड में बैठाएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको BD दिखाई दे रहा है ग्राफ में, BD जिसको मैं लिख सकती हूँ BC माइनस CD। तो आपको BD मिलेगा ना। आप बिल्कुल बेटा ग्राफ को ध्यान से देखिए, है ना। BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। यह समय अंतराल T में वेग परिवर्तन को बता रहा है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मैं अगर BD निकाल रही हूँ दैट मीन्स मैं u वेग से v वेग में पहुँच गई, तो समय t में t के अकॉर्डिंग वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपको शो हो रहा है कि नहीं। तो BD जो है वो वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब AD आपको दिखाई दे रहा है, आप AD देख सकते हैं। AD को OC समांतर खींचा गया, O से बिल्कुल समांतर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा AD है और ग्राफ में ही बिल्कुल देखना है ना। तो BC जो है वहाँ पर BC इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ BD प्लस
CD या DC, है ना, बिल्कुल ग्राफ में है। अब आप BC इज इक्वल टू BD प्लस, मैंने CD को या DC को मैं OA लिख दूं, बिल्कुल डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, CD जितना है बेटा उतना ही OA है, इसलिए हमने CD के प्लेस पे OA को रख दिया। अब BC इज इक्वल टू, हम जानते हैं BC को हम कितना लिए थे, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो BC है, आप बार बार आप अच्छे से ग्राफ को देखते जाइए, BC जो है बेटा वो आपका अंतिम वेग तक पहुंचा रहा है स्टार्ट में, है ना, और OA जो है, O से A डिस्टेंस वो U है, तो आप वहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर OA जो है वो आपका U है और BC जो है वो आपका क्या है, V है। इन वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, BC के प्लेस पे V और OA के प्लेस पे U, तो आपको क्या मिलेगा, BD बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, पक्षांतर करोगे तो V माइनस U। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सब ग्राफ के थ्रू है ना, आप ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या उसी को हम कह सकते हैं इकाई समय में वेग में हुआ परिवर्तन ही त्वरण होता है। इसीलिए अगर मैं A इज इक्वल टू, वेग में परिवर्तन को हमने BD से दर्शाया है, BD को अगर देखूं तो U से V में पहुंचा है कि नहीं आपका वेग, इसीलिए BD बटे समय आपने कितना चेंजेस किया, A से D तक, उसी को ही O से C तक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिखा A बराबर BD अपॉन AD और उसी को ही AD की जगह पर OC चलेगा। अब OC जो है वो हम जानते हैं कि पूरा T है ना, 0 से T समय तक है, तो इसलिए OC के प्लेस पे हमने T को पुट कर दिया बच्चों। A इज इक्वल टू BD अपॉन T, तो BD इज इक्वल टू हो गया AT। मतलब अगर कहीं पर भी अब BD लिखूंगी तो उसकी जगह पर मैं AT लिख सकती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 4 में वापस चले जाइए और मैं ये जो भी मैं आप समझा रही हूँ, ये आपको मैं इसकी फाइल, इमेज फाइल भी आपको सेंड करूँगी, आप उसके थ्रू भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो BD का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 4 पे रख देंगे, वहाँ पर BD आप याद कीजिए, BD की जगह पर हमने क्या रख दिया, AT। B तो था ही, U तो था ही और प्लस में BD था, तो BD की जगह पर हमने रख दिया AT। तो हमको मिल गया हमारा पहला समीकरण, जिसे हम वेग समय संबंध भी इस समीकरण को कहते हैं, और वो हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। बच्चों अब हमें दूसरा समीकरण हमको सिद्ध करना है, जो रिलेट करता है दूरी से, औसत दूरी से, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको समझने के लिए फिर से हम ग्राफ में आते हैं। मान लिया कि एक वस्तु ने एक समान त्वरण एक समान ही ले रहे हैं, A से T समय में S दूरी वो तय करती है। ध्यान रखेंगे, T समय में S दूरी वो तय कर लेती है। अतः दिए गए ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेग समय ग्राफ आप देख रहे हैं, वेग समय ग्राफ जिसमें AB आपको दिखाई दे रहा है आपको एक स्लोप AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। तो OABC जो है एक जो चतुर्भुज है, इसमें जितना एरिया कवर कर रहा है वही आपका होगा तय की गई कुल दूरी। और अगर हम इस OABC का जो एरिया है बच्चों, उसको मेरे को निकालना है, अब कैसे भी करके, क्योंकि मुझे S निकालना है। अब OABC जो है वो किसी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा प्रकार का चतुर्भुज है। जरा ध्यान से समझते हैं इस चतुर्भुज को। तो हमने यहाँ पर लिखा OABC, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाता है समलंब चतुर्भुज OADC का क्षेत्रफल, एक तो ये टूटेगा, प्लस त्रिभुज बनेगा ABD। सबको दिखाई दे रहा है, दो भागों में टूट गया ये, है ना, जो आपका एक एरिया था वो हमने एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज में तोड़ दिया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जरा याद करते हैं कि आखिर क्या होता है।
बच्चों यहाँ पर जो मुझे OADC दिखाई दे रहा है, ये मुझे समलम ना दिखाई दे करके एक रेक्टेंगल भी तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, आयताकार दिखाई दे रहा है। और जब आयताकार है तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आप किसी को भी ले लो, OA को ले लो या फिर CD को ले लो, चौड़ाई आप OC या फिर AD को ले लो, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने लिया OA इंटू OC, लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार आप ले लेते हैं चलो AD को, और ऊंचाई ले लिया आपने BD को। तो इस प्रकार से आपका ये जो OABC का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों हम जानते ही हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, OA जो है वो मेरा प्रारंभिक वेग है, OC या AD जो मेरा T है, BD जो है वो मेरा AT है, हम प्रूफ कर चुके हैं AT होता है करके। अब इन सभी जो भी मान हैं उसको आप बस इस जो अभी लास्ट इक्वेशन हमको मिला था, इक्वेशन नंबर 6, उसमें हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? UT प्लस हाफ, फिर ब्रैकेट के अंदर T इंटू AT, ये मिल जाएगा आपको। और जब आप इस हाफ ब्रैकेट के अंदर जो T इंटू AT है उसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर मिल जाएगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जिसे हम समय स्थिति के लिए हम एक समीकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ कर लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे समीकरण की ओर, और वो होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें भी s आ रहा है, मतलब मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, जो s निकालने के लिए जो क्षेत्रफल है वो उसको लेना पड़ेगा। तो अब हम जब क्षेत्रफल लेंगे बेटा, करना वही है, फिर से हमने वही किया। वस्तु का जो एक समान वेग से अपना त्वरण से वो आगे बढ़ रहा है, t समय में उसने दूरी तय किया है करके s दूरी तय किया है, ये सब वही है। बस मैंने क्या कर दिया, जो चतुर्भुज है OABC उसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, पहले मैंने क्या किया था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया। एक को मैंने रेक्टेंगल लिया और दूसरे को हमने ट्रायंगल लिया था। अब हम क्या करेंगे, वही ले रहे हैं, त्रिभुज बिल्कुल वही ले रहे हैं बच्चों, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके हम उसका एरिया निकालेंगे। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणित समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आपने पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है इस सूत्र को। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस ग्राफ में जो समांतर भुजाएं हैं, जो है हमारी OA और BC, आपको अच्छे से ग्राफ देखना है। OA प्लस BC हमारी समांतर भुजाएं हैं, उसको हमने ले लिया। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो है हमारी OC, ये हमने लिया यहाँ पर, है ना, बीच की दूरी। AD भी हो सकता है OC के प्लेस पे, दोनों का वैल्यू तो बराबर ही होगा, T, है ना। अब OA U होता है, BC V होता है, OC T होता है। हम इसको पुट कर दिए इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। तो ये आपको एक इक्वेशन, नया इक्वेशन, 8वां नंबर का इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया। जब हम ध्यान से देखें तो हमको याद है v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, और इसको सॉल्व करें तो AT इज इक्वल टू v माइनस यू होता है, और T इज इक्वल टू, और सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाय A। अब आप इसको, ये जो आपको T का मान मिला है उसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस यू अपॉन A। इसको बस बेटा आप लोग सब मैथमेटिक्स 10 तक अच्छे से पढ़ते आए हैं, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को याद है कि U प्लस V और
u माइनस वी, है ना। वैसे भी मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, v प्लस यू और v माइनस यू इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। याद कीजिए, आपने बहुत पढ़े हो इसको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, होता है कि नहीं। तो बस हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। u जो v प्लस यू और v माइनस यू की जगह पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रख दिया, और हाफ a तो है ही। तो अब आपका क्या बन जाएगा, हाफ a जो था उसको हम पक्षांतर अगर कर देते हैं हाफ a को, तो 1/2, मतलब 2 नीचे है, a नीचे है, तो हमने उसको पक्षांतर कर दिया s की ओर, तो वो हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही हमारा है तीसरा समीकरण, और यह है हमारा वेग स्थिति संबंध समीकरण। इस प्रकार से आपने ये तीनों समीकरण को ग्राफ विधि के द्वारा सिद्ध कर दिया। अब इसको आप होमवर्क कॉपी में ग्राफ विधि को 2 बार अच्छे से समझते हुए बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।